हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी लर्न में। आज हम लिखेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है दर्पण सूत्र। ये एग्जाम में हर बार 5 नंबर में पूछने का चांस बना रहता है, जिसको सिद्ध करने के लिए कहता है। ये या तो अवतल दर्पण में पूछता है या तो उत्तल दर्पण में। इस वीडियो में अवतल दर्पण में सीखेंगे और उत्तल दर्पण में सीखेंगे। अवतल उत्तल दोनों में सीखेंगे, एक बार में ही आप सीख जाएंगे। नया तरीका है, फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे, 100% आपको समझ आएगा। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि दर्पण सूत्र कहते किसे हैं। दर्पण सूत्र किसे कहते हैं देखते हैं। दर्पण सूत्र में वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी के बीच संबंध बताने वाले सूत्र को दर्पण सूत्र कहते हैं। अर्थात देखिए यहाँ समझते हैं, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v और फोकस दूरी f, इन तीनों के बीच जो सूत्र संबंध बताता है उसे ही दर्पण सूत्र कहते हैं। ठीक, आप समझ गए दर्पण सूत्र किसे कहते हैं। और दर्पण सूत्र यही होता है, याद कर लीजिएगा, और इससे बहुत अंकित प्रश्न बनता है, जिसे सॉल्व करने में आपको बहुत मदद करेगा। चलिए अब सत्यापन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले अवतल दर्पण में देखते हैं। एग्जाम में ज़्यादा चांस लगता है कि अवतल दर्पण में ही पूछे, लेकिन हम दोनों में सीख लेंगे, क्योंकि बाई चांस कोई दूसरा पूछ दे। तो इसके लिए सबसे पहले चित्र बनाएंगे। चित्र कैसे बनाएंगे? चित्र बनाने के लिए बिल्कुल आसान बनाएंगे। सबसे पहले एक यहाँ पर अवतल दर्पण बनाएंगे, उसको बाहर से कलर कर देंगे और यहाँ पर एक वस्तु खड़ा करेंगे। नहीं तो हम आपको एक अलग पेज में दिखाते हैं। देखिए यहाँ एक अवतल दर्पण लेते हैं। अवतल दर्पण को ये रंग दिए, अर्थात बाहर से कलई कर दिए, यहाँ खींच दिए। ये पी हो गया अर्थात पोल हो गया, और ये फोकस हो गया, ये सी हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर हम सी और अनंत के बीच एक वस्तु खड़ा किए। अब यहाँ से ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा किरण, और वो परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजर जाएगा, और दूसरा सेंटर से होकर जाएगा वक्रांश से, वो इधर से जाएगा और इधर से ही लौट आएगा। यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बनता है ये, और इसके बाद हम यहाँ पर एक लंब खींच देंगे, लंब मुख्य अक्ष पर। ठीक, ये चित्र बन के तैयार होगा। अब इस वस्तु का नाम ए बी दे देते हैं। प्रतिबिंब की वस्तु का नाम ए डैश बी डैश दे देते हैं, और यहाँ पर भी कुछ नाम देते हैं। चलिए हम अब इसको सिद्ध करते हैं। ये चित्र बना समझ गए। ये ए बी वस्तु है, ए डैश बी डैश उसका प्रतिबिंब है, और ये फोकस एफ है, और ये वक्ता केंद्र सी है। चलिए अब सिद्ध करते हैं। सिद्ध कैसे करेंगे? सिद्ध करने के लिए लिखेंगे कि माना कि एम डैश एक अवतल दर्पण है। माना कि एम डैश एक अवतल दर्पण है, जिसमें यहाँ है और जिसमें कर लीजिएगा अवतल दर्पण है, यहीं पर है, जिसमें वस्तु ए बी का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब, अवतल दर्पण में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है। दर्पण के सामने ए डैश बी डैश बन रहा है, जैसा कि हम आपको बताए हैं। इतना भाषा लिखना पड़ेगा, इतना आप शुरू में भाषा लिख देंगे, आपका आंसर लिखने में ज़रा सुंदर आकर्षक लगेगा, तो अब आपको एग्जाम में ज़्यादा पूरा नंबर देगा। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या लिखें। यहीं से मैं सिद्ध करने के लिए शुरू होता है। यहाँ से कैसे सिद्ध करेंगे? चलिए यहाँ हम 2 त्रिभुज लेते हैं, जैसे आप मैथ में पढ़े होंगे समरूपता का शर्त। यहाँ ए बी सी त्रिभुज और ए डैश बी डैश सी से समरूप है। देखिए ए बी सी ये त्रिभुज, ए बी सी ये त्रिभुज, देखिए ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी, ये इसके सामने वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज समरूप है। कैसे समरूप है? ये दोनों होगा शीर्षाभिमुख कोण, ये 90 डिग्री कोण। ए समरूपता कसौटी होता है, उससे ये समरूप हो गया। अब समरूप त्रिभुज की भुजा समानुपाती होती है, यही हम किए समरूप त्रिभुज की भुजा समानुपाती किए हैं। यहाँ पर से ए बी बाय ए डैश बी डैश, और यहाँ ए सी बाय ए डैश सी। यहाँ पर हम देखिए क्या क्या लिए हैं। यहाँ पर लंब बाय लंब और आधार बाय आधार लिए, कर्ण नहीं लिए हैं। हम कर्ण नहीं लेंगे, सिर्फ लंब लेंगे और आधार लेंगे दोनों तरफ। चलिए अब दूसरा त्रिभुज लेंगे। दूसरा कौन सा त्रिभुज लेंगे ये देखते हैं। दूसरा कौन सा त्रिभुज लेंगे? एक ये त्रिभुज लेंगे एन एस एफ, ये त्रिभुज एन एस एफ, और ये बी डैश ए डैश एफ, ये 2 त्रिभुज। ये सामने वाला कि पहला बार में ये त्रिभुज और ये त्रिभुज लिया, दूसरा बार में ये त्रिभुज और ये त्रिभुज। ये दोनों त्रिभुज भी समरूप है। जिस कसौटी से ये हुआ, इसमें भी हम लंब बाय लंब लेंगे, अर्थात हम लेंगे एन एस बाय ए डैश बी डैश, और दूसरा कौन सा लेंगे एस एफ बाय
ए डैश एफ, ये लेंगे। चलिए अब देखते हैं, यहाँ लिखा होगा, लिखा है एन एस, यहाँ लिखा है त्रिभुज एन एस एफ और त्रिभुज बी डैश ए डैश एफ समरूप है। ये समरूप अर्थात ये, और ये भुजा समानुपाती हो गया। यहाँ लिखे हैं दर्पण का द्वालक बहुत छोटा है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब आप समझ ही नहीं पाते हैं, हम समझाते हैं। दर्पण का दर्पण की चौड़ाई बहुत छोटा है। ये हम आपको बड़ा करके दिखाता हूँ, बहुत बड़ा लग रहा है। ये गोला का हिस्सा है, ये गोला में बहुत छोटा इतना भाग है। दर्पण का द्वालक बहुत छोटा है, इसलिए एस बी के काफ़ी नज़दीक है, इसीलिए एफ पी बराबर एफ एस हो जाएगा। पी बराबर एफ एस, ये ही यहाँ पर लिखा होगा। चलिए देखते हैं, एफ पी बराबर एस एफ, इसे आप उल्टा भी लिख सकते हैं, एफ एस बराबर पी एफ। अब यहाँ पर जो एस एफ दिया है, इसके उधर हम पी एफ लिख दिए, और ये एन एस ए बी के बराबर है। हाँ, एन एस ए बी के बराबर है। ये कैसे बराबर है, इसको हम देखते हैं, एन एस ए बी के बराबर कैसे। ये देखिए यहाँ पर ये बी हो गया और ये एन एस है, ये दोनों बराबर ही है, इसलिए हम इसके जगह पर ये और इसके जगह पर ये लिख दिए। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या किए। आगे इसको समीकरण 2 मान लिए, और यहाँ पर समीकरण 1 था। समीकरण 1 में देखिए, यहाँ पर ए बी बाई ए डैश बी डैश है, और यहाँ पर भी ए बी बाई ए डैश बी डैश, इसका एल एच एस बराबर है, इसलिए आर एच एस भी बराबर है। अब अगला में हम ये किए कि आर एच एस बराबर कर दिए। आर एच एस ये नहीं है, ये नहीं है, ये ए सी बाई ए डैश सी बराबर पी एफ बाई ए डैश सी। अब देखिए ये आर एच एस बराबर कर दिया। अब ए सी को किस तरह लिखेंगे, ए सी को लिखने के लिए ए सी को किस तरह लिखेंगे, ये देखते हैं। ए सी को किस तरह लिखेंगे ताकि हमें सब दूरी मालूम चल जाए। ए सी, ये ए सी इतना है, ए सी को कैसे लिखेंगे, देखिए कैसे लिखा गया है। ए सी को लिखा गया पी ए घटा पी सी, पी ए घटा पी सी, पी ए, पी अर्थात यहाँ से यहाँ की दूरी घटा। देखिए हम आपको अच्छा, पी ए घटा पी ए, ये पूरा पी ए है, और ये पी सी, अगर पी ए में पी सी घटा देंगे, पी ए पूरा है, पी ए यहाँ से यहाँ तक है, पी ए अर्थात वस्तु की दूरी, और ये पी एस, पी सी यहाँ से यहाँ तक है, इतना घटा देंगे तो ए सी ही बचेगा। इसे ए सी को हम इतना लिख सकते हैं, पी ए घटा पी सी, ए सी को लिख दिए। ठीक, अब आगे कौन सा लिखने के लिए कहता है, ए डैश सी। ए डैश सी को कैसे लिखेंगे, ए डैश सी को कैसे लिखेंगे, ये भी हम आपको बताते हैं। ए डैश सी, इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे पी सी घटा पी ए डैश लिखेंगे। ये पी सी इतना बुरा वाला है, और ये पी ए डैश इतना है। अब ए डैश सी बच जाएगा, ए डैश सी को भी हम लिख लिए। अब आगे कौन सा कहता है लिखने के लिए, आगे कहता है पी एफ। पी एफ को हम पी एफ ही छोड़ देंगे, और ए डैश एफ को कैसे लिखेंगे, ए डैश एफ को कैसे लिखेंगे, ये देखते हैं। ए डैश एफ इतना दूर तक है, ए डैश एफ कैसे लिखेंगे, पी ए डैश इतना बड़ा है। अब इसमें पी एफ घटा देंगे तो ए डैश एफ बचेगा, पी एफ इतना घटा देंगे तो इतना बच जाएगा, इतना बड़ा इतना छोटा हिस्सा। ठीक, अब यहाँ पर हम लिख दिए, ये इस तरह। अब चिन्ह परिपाटी लगाएं। चिन्ह परिपाटी आप पढ़े होंगे कि वस्तु की दूरी पी ए, देखिए यहाँ पर वस्तु की दूरी है, पी ए यहाँ पर वस्तु की दूरी है, आप देख रहे हैं पी ए वस्तु की दूरी है, पी ए यहाँ से यहाँ तक, पी ए वस्तु की दूरी अब दर्पण में माइनस यू होता है, और पी ए डैश ये प्रतिबिंब की दूरी से माइनस भी लेंगे, और ये फोकस है, पी एफ फोकस है, इसे माइनस एफ लेंगे। ठीक, अब इसी सब को यहाँ पर बैठा देंगे। जैसे पी ए बराबर माइनस यू, इसे हम पीछे से समझा दिए, और पी सी है सी, मतलब अथी पी सी है वक्रता दूरी, मतलब वक्रता कैंसिल ध्रुव की दूरी। आप जानते हैं कि एफ बराबर आर बाई टू, अर्थात आर बराबर 2f, इसे हम 2f लिख सकते हैं। और अब तक इसे माइनस 2f लिख दिए, और पी ए डैश माइनस भी होगा क्योंकि ये वस्तु प्रतिबिंब की दूरी हो, और पी एफ बराबर माइनस एफ होगा। अब इसे यहाँ पर बैठा देंगे, हिस्सा बैठाएंगे। ये पी ए के जगह पर माइनस यू देंगे, और पी सी के जगह पर माइनस 2f। ये वाला माइनस है, और ये वाला माइनस है। अब पी सी को माइनस 2f, और ये माइनस ये वाला है, और पी ए डैश को माइनस भी, और ये हम इस तरह बैठा दिए। अब पी एफ को कैसे लिखेंगे, माइनस एफ, और ये पी ए डैश को क्या लिखेंगे, माइनस भी, और पी एफ को है इसे माइनस एफ लिखेंगे। ठीक, जब इस तरह लिख लीजिए। अब आगे हल करेंगे, हमारा सूत्र खुद ही चला आएगा। चलिए आगे हल करते हैं। आगे हल कैसे करेंगे, माइनस भी, ये माइनस यू और माइनस प्लस हो गया, प्लस 2f, ये माइनस, और ये माइनस एफ को माइनस एफ ही लगेगा, और ये माइनस भी, और ये माइनस प्लस एफ, और इधर भी ऐसा ही हो जाएगा। अब ये कोना कोने गुना कर देंगे। गुना करने के लिए आप जानते होंगे, गुना को यहाँ पर गुना कर दिए, यहाँ इस तरह हम गुना करते हैं, हम
बचपन से ही सीखते आ रहे हैं। अब ये गुना करके इधर भी 2f² है, इधर भी 2f², तो इसे काट देंगे। अब यहाँ बच गया है, यहाँ क्या बचा है, u भी माइनस यू एफ बराबर, इसे ये माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस 2vf घटा vf। अगर 2vf में vf घटेगा तो सिर्फ vf बचेगा। अब यहाँ पर आपका मान लीजिए सूत्र सिद्ध हो गया। अब क्या करेंगे, एक छोटा सा प्रोसेस बचा है। छोटा सा प्रोसेस क्या है, दोनों तरफ u vf से भाग देंगे, तब इधर भी u vf इधर भी u vf से भाग देंगे। देखिए भाग दे दिए, यहाँ पर u भी कट गया। अब यहाँ पर यू एफ था, यू एफ कट गया, और यहाँ वी एफ कट गया। इधर जो बचा लिख दिए। अब ये निकल गया, यही तो दर्पण सूत्र है। अब इसे सीधा करके लिख देंगे। सीधा करके यहाँ लिख दिया गया है कि 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। अब इसे उल्टा कर देंगे। ये दर्पण सूत्र सिद्ध हो गया। अब इसे याद कर लीजिए, क्योंकि इससे निम्नलिखित क्वेश्चन बनता है कि प्रश्न बनता है। अब यहाँ पर हम आपको सिद्ध करके बता दिए। यहाँ पर जो अवतल दर्पण में सिद्ध करके बता दिए। अवतल दर्पण में आप समझ गए होंगे, क्योंकि इतना आसान तरीका से हम बताएं, कोई हार्ड तरीका, कोई लॉजिक वॉजिक नहीं रह गए हैं। जिस तरह होता है उसी तरह यहाँ दो त्रिभुज को समरूप किए हैं। आप सिर्फ समरूप करने के लिए त्रिभुज को देख लीजिए। एक ये त्रिभुज होता है और इसके सामने वाला ये त्रिभुज, और दूसरा वाल में ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, बस इतना ही है। इतना दोनों को बराबर कर देंगे। LHS बराबर होगा, LHS बराबर होता है, इसलिए RHS भी बराबर होगा। अब RHS बराबर कर देंगे तो उसके बाद चिन्ह परिपाटी लगाएंगे। चिन्ह परिपाटी लगाने के बाद हमारा उसके बाद u भी आपसे भाग देंगे और हमारा सूत्र खुद आ जाएगा। ठीक है, अब अवतल दर्पण में यहाँ समझा देंगे। अब बारी आता है उत्तल का। अवतल दर्पण में आप समझ गए होंगे, आशा है। अगर नहीं समझे तो हमें कमेंट कीजिएगा। हम जहाँ नहीं समझे वहाँ कमेंट कीजिएगा, हम आपको कमेंट का रिप्लाई देंगे। ठीक, अब चलिए उत्तल दर्पण में समझते हैं। ठीक, उत्तल दर्पण में इसमें भी सब सेम टू सेम प्रोसेस है। सबसे पहले चित्र बना लेंगे। चित्र कैसे बनाएंगे, एक उत्तल दर्पण लेंगे। उत्तल दर्पण इसे कलई कर देंगे और यहाँ पर मुख अक्ष देंगे। यहाँ ध्रुव P है और यहाँ पर इसका फोकस और इधर रहता है, जिधर कलई का रहता है अर्थात पीछे रहता है। यहाँ F ये C हो गया, ये F और C हो गया, और यहाँ पर वस्तु A भी ठहरा है। इससे बहुत प्रकाश की किरण जा रही है। एक इधर जा रही है मुख अक्ष के समांतर। ये परावर्तन के बाद फोकस से नहीं गुजरेगी। ये हम कल्पना करते हैं कि वो फोकस से निकलती आ रही है। ठीक, अब दूसरा गुजारेंगे कहाँ से, ये सेंटर से गुजारेंगे, तब ये सेंटर के सामने जाएगी और यहीं से लौट आएगी। तब यहाँ इसका प्रतिबिंब A' B' इतना छोटा सा बन रहा है। ठीक, अब तीसरा भी गुजारेंगे। ये पोल से होकर गुजारेंगे अर्थात ध्रुव से होकर गुजारेंगे, तो ये जिस कोण पर आया है उसी कोण पर ये लौट जाएगा। ठीक, अब यहाँ लिखेंगे भाषा, जैसे उसमें लिखते थे इसमें भी भाषा लिखना पड़ेगा। लिखेंगे माना कि M' एक उत्तल दर्पण है जिसमें वस्तु AB का आभासी, यहाँ आभासी और सीधा प्रतिबिंब A' B' बन रहा है। ठीक, इतना लिख लीजिएगा। ये तो चित्र से ही देख कर लिख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, इसमें भी दो त्रिभुज को समरूप करना पड़ेगा। कौन कौन सा त्रिभुज है समरूप करने के लिए, देखिए एक है ABC, इतना बड़ा सा त्रिभुज ABC, ये त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज। और दूसरा कौन सा त्रिभुज है ये देखते हैं। दूसरा त्रिभुज है A' B' C, इतना छोटा सा त्रिभुज, इतना छोटा, इसके ही अंदर इतना छोटा सा त्रिभुज है। एक ये बड़ा सा, एक छोटा सा त्रिभुज है। इसको समरूप करना। समरूप कैसे होगा, ये कौन उभयनिष्ठ कोण है इसलिए, और ये 90-90 कोण है, ये दोनों बराबर होगा। एक उभयनिष्ठ कोण हो गया और ये समकोण कोण हो गया, बराबर होगा। इसलिए जिसमें उसमें भी A लगता है, इसमें भी A समरूपता कसौटी से ये समरूप हो जाएगा। ये मैथ में है। चलिए अब दूसरा त्रिभुज कौन सा समरूप करेंगे। दूसरा त्रिभुज समरूप करना है इसमें कौन सा दूसरा त्रिभुज है इसमें समरूप करना। नहीं सबसे पहले ये समरूप किए, इसका हम भुजा समानुपाती कर लेते हैं, तब वह दूसरा त्रिभुज हम समरूप करेंगे। भुजा समूह इसमें भी कर्ण नहीं लेंगे, सिर्फ लंब और आधार लेंगे। AB बाय A' B' बराबर AC बाय A' C। इसमें अब दूसरा त्रिभुज समरूप करेंगे। कौन कौन सा दूसरा त्रिभुज समरूप है, चलिए देखते हैं कौन कौन सा दूसरा त्रिभुज समरूप करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए दूसरा कौन सा समरूप करेंगे, ABP, ये त्रिभुज है ABP, ये त्रिभुज है ABP। और दूसरा कौन सा है, ये छोटा सा A' B' P, ये A' B' P और ABP, ये दो त्रिभुज समरूप हो जाएगा। क्यों समरूप होगा इसको देखते हैं। देखिए क्यों समरूप होगा ये देखते हैं। कैसे समरूप होगा ये देखते हैं। चलिए ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री हो गया। ठीक, अब ये कोण बराबर, देखिए ये जो कोण है पहले इसे अच्छा से समझिए, नहीं तो यहाँ पर
आप नहीं समझ पाए क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक लगने वाला बात है। चलिए यहाँ देखते हैं, चलिए यहाँ देखते हैं। देखिए एक ये 90 का कोण बन रहा है यहाँ पर 90 और यहाँ पर भी 90। अब दूसरा कैसे होगा, देखिए ये कोण पहले ये छोटा सा कोण बराबर ये कोण होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख सम्मुख कोण बराबर होता है। ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर, क्योंकि परावर्तन के नियम से ये कोण बराबर ये कोण, इसलिए ये कोण भी ये कोण के बराबर होगा। नहीं समझे? देखिए कोण, ये जो कोण है ए डैश पी और बी डैश, ये किसके बराबर है, इसके, ये वाला का सम्मुख कोण, और ये वाला कोण इसके बराबर है। तो इसीलिए कोण ये और ये के बराबर होगा, और एक समकोण बराबर था, इसलिए ए समरूपता कसौटी से ये दोनों बराबर हो जाएगा। यहाँ समझ गए कैसे ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। इसमें भी हम भुजा समानुपात देंगे, इसमें भी अब कर्ण नहीं लेंगे, लंब और आधार लेंगे। हम आधार कौन सा लेंगे, ए बी बटे ए डैश बी, ए बी बटे ए डैश बी, ए बी बटे ए डैश बी, ये सामने वाला। और दूसरा पी ए बटे ए पी, पी ए बटे पी ए बटे पी ए डैश पी ए, ये पूरा पी ए था। इसमें हम कहें लंब लेंगे और आधार लेंगे। आधार इसका ये होगा, इसका आधार ये होगा। सर चलिए अब देखते हैं, ये दोनों एल एच एस बराबर है, इसलिए आर एच एस भी बराबर होगा। यहाँ आर एच एस बराबर कर दिया गया है, ए सी बटे ए डैश सी और बराबर पी ए बटे पी ए डैश। अब ए सी को हम कैसे लिखेंगे, ए सी को कैसे, जिसमें अवतल दर्पण में लिखते थे वैसे भी लिखेंगे। जैसे ए सी है, ए सी को कैसे लिखेंगे, ए सी यहाँ से ये पूरा है, ए सी को कैसे लिखेंगे, पी ए जोड़ पी सी, ए सी को कैसे लिखेंगे, पी ए जोड़ पी सी। अब अगला कौन सा है, अगला है ए डैश सी, ए डैश सी को कैसे लिखेंगे, ए डैश सी अर्थात इतना है ए डैश सी, इसे कैसे लिखेंगे, पी सी घटा पी ए डैश लिख देंगे। पी सी ये पूरा है और इसमें पी ए डैश को घटा देंगे, तब ये बन जाएगा, ए डैश सी बन जाएगा। वही तो हमें लिखना था, ए डैश सी। अब अगला है पी ए को पी ए लिखेंगे क्योंकि ये फोकस दूरी है। अब पी ए डैश को कैसे लिखेंगे ये देखते हैं। पी ए डैश को कैसे लिखेंगे, पी ए डैश ये छोटा सा है, ये पी ए डैश, ये पी ए डैश को कैसे लिखेंगे, पी ए डैश ये छोटा सा पी ए डैश है। ये तो पी ए डैश हो गया अथी प्रतिबिंब की दूरी होगा, पी ए डैश प्रतिबिंब की दूरी, इसलिए हम इसे छोड़ ही देंगे। अब यहाँ पर हम चिन्ह परिपाटी लगाएंगे, चिन्ह परिपाटी पी ए बराबर माइनस यू, क्योंकि ये वस्तु की दूरी है, ये बाईं ओर है, इसीलिए यहाँ माइनस में होगा। और अगला पी सी अर्थात वक्रता केंद्र जो होता है उससे पोल की दूरी, तो ये प्लस में होता है क्योंकि उत्तल दर्पण में प्लस होता है, अवतल दर्पण में माइनस होता है। यहाँ पर हम प्लस 2f लेंगे, वो बता दें r बराबर 2f होता है और इसलिए हम 2f लिख दिए थे। तो पी ए डैश बराबर भी, क्योंकि यहाँ पर भी अति प्रतिबिंब की दूरी है और ये भी प्लस में होगा क्योंकि उत्तल दर्पण है, दाईं ओर बन रहा है। ठीक, अब यहाँ पर हम सब चीज़ बैठा देंगे, पी ए को माइनस यू बैठा देंगे, पी सी को 2f बैठा देंगे और पी सी को यहाँ भी 2f बैठा देंगे। पी ए डैश को प्लस भी है, ये माइनस पता है इसलिए माइनस भी हो गया। और इधर पी ए है, पी ए माइनस यू है और ये पी ए डैश भी हो गया। ठीक, अब कोनों का गुणा कर देंगे जैसे उसमें किए थे, बस हमारा सूत्र निकल के चल जाएगा। ठीक, ये गुणा कर देंगे इधर से, इसे कोनों का गुणा करने के लिए हम आप सीखे ही होंगे क्योंकि ये बचपन से ही सिखाया जाता है। ठीक, अब यहाँ पर गुणा कर देंगे तो ये जो 2vf है और ये uf, इसे एक तरफ ले आएंगे और ये vu और इधर भी vu। अब ये जुटेगा तो 2vu बनेगा और इसमें हम 2 कॉमन लेंगे, ये 2 कट जाएगा, ये आगे किया गया है, ये 2 कट गया, ये 2 कट गया। अब ये vf जो uf बराबर vu हो गया। अब इसमें क्या कर लेंगे, जैसे उसमें कर रहे थे, दोनों तरफ u vf से भाग देंगे। यहाँ u vf से भाग दिए तो हमारा सूत्र अपने आप निकल गया। यहाँ से vf से vf कट गया, uf से uf कट गया और यहाँ vu से vu कट गया। अब यहाँ बच गया हमारा, यही तो सूत्र है दर्पण सूत्र। हम आपको बता दिए अवतल दर्पण ही उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण में फिर से रिविजन करते हैं शुरू से किस तरह किया गया है। चलिए देखते हैं, यहाँ शुरू से हम देखते हैं कैसे क्या गया। सबसे पहले चित्र बनाया गया, चित्र तो हम बता दिए थे, चित्र एक बार हम फिर से चित्र बताते हैं। चित्र कैसे बनाया जाता है, ये एक उत्तल दर्पण बनाया जाता है। उत्तल दर्पण को अंदर से कलई किया जाता है, अंदर से कलई कर दिए। अब ये एक प्रधान अक्ष लिया गया, अब यहाँ पर इसका फोकस है, अब यहाँ इसका वक्रता केंद्र है। ठीक, अब यहाँ पर इधर बाईं ओर वस्तु रखा था, ये आप जानते हैं, ये बताया जाता है।
अब यहाँ से ये एक किरण गया, ये फोकस से निकलती हुई प्रतीत होगी। अब दूसरा किरण गुजारेंगे हम वक्रता केंद्र से, ये जो आएगा यही दिशा में रुक जाएगा। अब यहाँ पर दो जहाँ बिंदु कटा वहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन रहा है। और तीसरा यहाँ पर गुजारेंगे किरण पोल से होकर, ये पोल से जिस कोण पर आएगा उसी कोण पर लौट जाएगा। अब हम क्या किए थे इसमें हम कौन कौन सा लिए थे त्रिभुज। पहला त्रिभुज लिए थे यहाँ से यहाँ तक त्रिभुज लिए थे, ठीक। दूसरा कौन सा लिए, छोटा सा इतना त्रिभुज लिए, ठीक। अब दूसरा बार में कौन सा त्रिभुज लिए थे, दूसरा बार में लिए थे ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज। त्रिभुज को हम समरूप कर दिए और भुजा को समानुपाती कर दिए, और भुजा को समानुपाती और LHS बराबर था, LHS यहाँ पर बराबर था तो हम RHS भी बराबर कर दिए। अच्छे बराबर करके हम यहाँ पर जोड़ कर लिख दिए, जिससे कि हम चिन्ह परिपाटी से यहाँ पर हम बैठा सकते हैं। चिन्ह परिपाटी लगा दिए, कोना कोनी यहाँ पर गुना कर दिए, यहाँ पर देख लिए कोना कोनी गुना कर दिए। अब यहाँ पर 2 2 को काट देंगे कॉमन लेकर, अब 2 से और u से भाग देंगे। अब दोनों अवतर और उत्तर दोनों में सेम ही नियम है, दोनों में u से ही भाग देते हैं और हमारा दर्पण सूत्र निगमन हो जाएगा। यहाँ पर हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। ये टॉपिक जिसका नाम था दर्पण सूत्र, इसे लोग कहते हैं बहुत हार्ड है, लेकिन आप देखें कि हम इसे बहुत अच्छा तरीका से समझा दिए शॉर्ट में, जिससे आपके एग्जाम में 5 नंबर दोनों में से एक पूछने का चांस लाता है। हम आपको 5 नंबर क्लियर करवा दिए। इससे पहले हम आपको प्रतिबिंब पढ़ा चुके हैं, अवतल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और साथ में इसका आपको PDF चाहिए तो इसका फ्री PDF दे दिया जाता है। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा और हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा ताकि हमें सपोर्ट कुछ मिल सके, और अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि यह चैनल एक बड़ा चैनल बन सके। चलिए, धन्यवाद।